नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। आज हम जिस हस्ती से आपको मिलवाने जा रहे हैं उसके व्यक्तित्व की कई सारी डायमेंशंस हैं। वो 2 बार के सांसद हैं, हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से। पिछली बार जीते तो तमाम जीत के वोटों के अंतर के रिकॉर्ड तोड़ डाले। वो उस राज्य से आते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि उस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे हैं जो राज्य विकास में नंबर 1 है। जी हाँ, हरियाणा। और साथ ही राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य हैं, यानी उनकी एक सलाह राष्ट्रीय राजनीति पे सीधा असर डालती है। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ हैं। दीपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, सुधार है। देखो, शायद सर्जरी की आवश्यकता शायद पड़ सकती है, ऑपरेशन की। एक माइनर सर्जरी इसमें शायद करानी पड़ेगी, मगर वो इन 10 तारीख के चुनाव के बाद ही उसको देखेंगे जी। और कहा जाए गलत टाइम पर, क्योंकि इस वक्त तो वो लोग भी वोटर्स के बीच चले जाते हैं जो 5 साल नहीं दिखते। आपने तो इतना विकास दिया है रोहतक को, नहीं जा पा रहे, मिस कर रहे हैं वो चीज़ें। गलत टाइम पर इंजरी हुई। बिल्कुल सही बात है, गलत समय पे मैं समझता हूँ इस तरह का एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जाहिर सी बात है कि मन में इस बात का दुख भी है कि जो सारा कोई भी राजनीतिक व्यक्ति चुनाव के समय सबसे ज़्यादा उसकी वो रहती है, मगर इस बात का कहीं ना कहीं दुख भी है। मगर जैसी परिस्थिति भगवान देता है उसी परिस्थिति में काम करना होता है। तो दीपेंद्र, वैसे हमने लगातार देखा आप नहीं जा पा रहे वोटर्स के बीच, लेकिन लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। एक ये संदेश भी मैं बाहर बैठ के पढ़ रहा था, ये संदेश के जरिए आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़े दिन बचे हैं तो मैसेज कन्वे हो रहा है, पहुंच रहा है रोहतक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, उस तरह से तो नहीं पहुँच पाता जिस तरीके से अगर मैं ठीक होता तो पहुँचा पाता, मगर जो भी हो सके जैसे भी वैसा मैसेज पहुँचाने की मेरी कोशिश हो रही है जी। 4.5 लाख के करीब वोटों से आप पिछली बार जीते थे। इस बार क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या वहाँ से आपको पता चल रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा मन में विश्वास है, क्योंकि जब मेरी जिम्मेदारी लोगों ने लगाई थी मैंने पूरी ईमानदारी से वो जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करी। और पिछले 8.5 वर्ष में जब भी लोगों को ज़रूरत थी मैं उनके लिए खड़ा रहा। तो अब आज मेरे को आवश्यकता है चुनाव में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मेरे लिए खड़े रहेंगे। क्या मुद्दे हैं खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के? देखिए, हम विकास के मुद्दे को लेके चुनाव में जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जो काम किया, जिस नीयत से काम किया, उस मुद्दे को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। और कांग्रेस की जो नीति है, केंद्र सरकार ने जिस नीति के तहत काम किया, कांग्रेस की नीति गरीब आदमी और किसान के हक के काम करने की जो नीति कांग्रेस पार्टी की है, उन नीतियों को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी। दीपेंद्र, पिछली बार जब आप इलेक्शन जीते थे और अब की बार एक विकास जो आप डिफरेंस गिनवा रहे हैं वो तो है ही, एक कुछ राजनीतिक में चीज़ें भी चेंज हुई हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी का आगमन नेशनल परिप्रेक्ष्य में। दिल्ली में उन्होंने अब माना यह जा रहा है कि जो दिल्ली में सफलता मिली उसको वो हरियाणा में, क्योंकि सबसे पास है, खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो बिल्कुल दिल्ली से सटी हुई है, उसका कुछ असर देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, उनको एक अच्छा मौका मिला था उनको या दिल्ली के अंदर सरकार चलाने का। मगर जो उनका कार्यकाल रहा, जब कार्यकाल के दौरान उन्होंने ज़्यादा काम करने पे यकीन नहीं रखा, मगर मीडिया में ज़्यादातर बने रहने का उनका प्रयास रहा। उसके बाद जिस तरीके से अभी भी वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं चुनाव में, सभी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इस तरह की बात मैं समझता हूँ कोई लोगों में उनसे साख नहीं बढ़ी है, बल्कि कम हुई है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि हरियाणा में उनका जनाधार ज़्यादा नहीं रहेगा। जी। क्योंकि हम विकास की बात कर रहे हैं, जो नेशनल इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उसका कोई असर आप हरियाणा की राजनीति पर देखते हैं? महंगाई है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि जो मोदी का गुजरात मॉडल है उसको हम बुना रहे हैं, उसके ज़रिए वो सेंटर में सरकार मांग रहे हैं, तो इन चीज़ों का असर आप देखते हैं कुछ मोदी वेव पे, अगर मैं पर्टिकुलर उस पर बात करूँ? देखिए, जहाँ तक गुजरात की बात है, जहाँ तक तुलनात्मक कोई भी अगर बात आप हरियाणा और गुजरात की तुलना करें, तो आप ये पाएंगे कि हरियाणा विकास के मामले में तकरीबन हर पैरामीटर में गुजरात से आगे। प्रति व्यक्ति निवेश की बात हो, प्रति व्यक्ति आय की बात हो, प्रति व्यक्ति बजट एलोकेशन की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, हरियाणा में 1000 है, गुजरात के अंदर 250 रुपये, 300 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, पंजाब में 250 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, गुजरात में 300 रुपये बुढ़ापा पेंशन है। इसी प्रकार से गन्ने का भाव हो, किसान को उसकी फसल का भाव हो, मजदूर को उसके मजदूरी हो, मनरेगा जो कि पूरे देश में स्कीम लागू है और प्रदेश सरकार की मर्जी से उसका भाव तय किया जाता है कि मजदूर को कितनी मजदूरी दी जाती है। तो गरीब आदमी को दिहाड़ी देने की जब बात आती है, तो क्या कारण है कि हरियाणा के अंदर तो मजदूरी 250 रुपये दी जा रही है, गुजरात के अंदर वो 180 रुपये उसकी दिहाड़ी तय की गई है। तो ये जो फ़र्क है,
ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक नीयत में फ़र्क है। गरीब आदमी को उसका क्या, अगर कोई मॉडल है तो मॉडल तो गरीब आदमी के लिए सरकार को काम करना होता है, तो किसान के लिए सरकार को काम करना होता है, बड़े बुजुर्ग के लिए सरकार को काम करना होता है। तो ये एक बात कही जा रही है, मगर असलियत कुछ और है। हरियाणा विकास के मामले में समझता हूँ गुजरात से आगे है, और हम उन्हीं विकास की बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी दीपेंद्र, तो फिर ये इस चीज़ को मैं क्या मानूं, क्योंकि मोदी के विकास मॉडल पर बीजेपी कहती है कि हमें सरकार चाहिए। हरियाणा का विकास मॉडल अगर बेहतर है गुजरात के विकास मॉडल से जो आप कह रहे हैं, तो फिर देश के लिए हरियाणा का मॉडल क्यों नहीं? क्या वो आपको लगता है कि वो कहीं छिप जाता है, वो रह जाता है, उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में? तवज्जो बिल्कुल सही बात है। तवज्जो उतनी इसलिए नहीं मिल पाती कि जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी और जो है नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं, तो उस प्रकार का जो कॉरपोरेट हाउस, बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरीके से उनके पीछे प्रायोजित तौर से एक इस बात के लिए एक वेव का परसेप्शन देने का काम कर रही हैं, तो उन बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की बात, क्योंकि हम उतने प्रभावी और उतना पैसा नहीं खर्चा जा रहा, तो उतना प्रभावी ढंग से मीडिया में कहीं ना कहीं वो बातें नहीं आ पाती। पार्टी लेवल पर आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छे से इसको उठाया जा सकता है राष्ट्रीय राजनीति में? मैं समझता हूँ कि उठाया जाना चाहिए। जी जी जी। दीपेंद्र, एक चीज़ और, क्योंकि अब 10 साल पूरे होने को हैं, 10 तारीख को फिर वोट डलने हैं, आप सबसे बड़ी अचीवमेंट अपनी क्या मानते हैं? पहले अपनी एज अ एमपी और राज्य सरकार के तौर पर, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन अब सामने ही खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि 10 वर्ष में मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक अपनी बात है कि मैं ये मानता हूँ कोई विपक्ष की पार्टी का कोई विरोधी भी कोई मेरा हो सकता है, कोई विपक्ष की पार्टी में हो सकता है, मगर वो भी मैं समझता हूँ ये नहीं कह पाएगा कि मैंने गलत भावना से काम किया है। कोई इस तरह का उल्हाना मेरे नाम का कोई विपक्ष का आदमी भी नहीं दे पाएगा। तो ये मैं समझता हूँ 8.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी जो है ये मैं इस बात को एक अपनी उपलब्धि जरूर मानता हूँ। मैंने सबकी बात हमेशा सुनने का क्योंकि प्रयास करके मैं चला हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, जिस नीयत से राज्य सरकार चली है और जिस तरीके से ढांचागत विकास हरियाणा के अंदर करने का प्रयास हुआ है, गांव से लेके गली से लेके पूरे हरियाणा के अंदर जो एक डेवलपमेंट की तरफ हरियाणा को लेके जाने के प्रयास हुए, एक माहौल हरियाणा में जो नकारात्मक माहौल था 2005 से पहले, कहीं पे किसानों पे गोलियां चल रही थी, कहीं किसान संघर्ष कर रहे थे, कहीं व्यापारियों से अपराधी फिरौती मांग रहे थे और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा था, अपराधीकरण की राजनीति का वो दौर था, विकास के मामले में हरियाणा पिछड़ रहा था। उस माहौल को बदल के एक अच्छा सकारात्मक माहौल, एक विश्वास का माहौल हरियाणा में कायम हुआ है और इन 9 वर्ष के अंदर हरियाणा विकास के मामले में जो आगे गया है, तो जिस नीयत से सरकार चलाई गई है, एक ईमानदारी की और भलाई की नीयत से सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नीयत से चली है, मैं समझता हूँ ये जो नीयत है हरियाणा सरकार की, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि। जी दीपेंद्र, अगर ये मान भी लिया जाए जो आप बात कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है, दिख भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो सेंटर के मुद्दे हैं जिसमें करप्शन आ जाता है या फिर महंगाई का मुद्दा है जिसको लेकर माना जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पर है, उसका असर कुछ आप अपनी सीट पर या हरियाणा की राजनीति में देखते हैं? मैं कुछ ऐसा नहीं असर देखता। मैं समझता हूँ कि ये बात सही है कि बहुत से मुद्दे हैं, कोई भी सरकार रहती है उसके अच्छे पहलू भी होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, क्योंकि कोई तो एक साधारण सी बात है, कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती, कोई अच्छी भी बातें होती हैं, कुछ उसमें कोई ना कोई कमियां भी निकलती हैं, मगर कुल मिला के केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है और इसीलिए मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की जो नीतियाँ रही, जो लोगों के गरीब आदमी के, किसान के हक की नीतियाँ रही, जो मनरेगा की बात हो, चाहे वो किसान के कर्जों की माफ़ी की बात हो, चाहे वो RTI की बात हो, बहुत से ऐसे फैसले, बहुत सी ऐसी नीतियाँ इस सरकार ने दी हैं जो कि लंबे समय तक इस देश के लिए जो ग्रोथ रेट रहा हमारा पिछले 8 वर्षों में, हमारी इकोनॉमी का साइज 3 गुना हो गया 2005 से, और अब तक हमारी इकोनॉमी 3 गुना ट्रिपल साइज हो गया हमारी इकोनॉमी का। लेकिन महंगाई भी उसी तरीके से बढ़ी, वो आपको लगता है थोड़ा उस अनुपात में नहीं बढ़ी? आपकी बात जो है सही नहीं है, मगर महंगाई है और ये मुद्दा है। तो मैंने कहा कि भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी आई हैं, ग्रोथ हुआ है, विकास हुआ है देश में, पूरे एक गांव तक विकास पहुंचा है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। तो
किसानों का फसल का भाव बढ़ाया गया, किसान के कर्जे माफ़ हुए हैं, गरीब आदमी के लिए मनरेगा की जो योजना है, आज हर चौथा भारतीय उस योजना के आधार पे अपना रोजगार कर रहा है। तो ये कई ऐसी बातें हैं जो कि मैं समझता हूँ इस सरकार के योगदान भी अगर गिने जाएं तो कुल मिला के इस सरकार का योगदान अच्छा माना जाएगा। दीपेंद्र, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में, सियासत में कोई एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ है तो वो इस बार हरियाणा पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो आपकी सरकार राज्य में है, ऊपर से केंद्र में आपकी सरकार है और इलेक्शन दोनों आगे पीछे होने जा रहे हैं। तो इसको मैं ये कहूँ कि टफेस्ट बैटल है आपके लिए, हुड्डा सरकार के लिए, तो क्या ठीक होगा कहना? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई टफ बैटल नहीं है। आने वाले समय में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि टफ बैटल नहीं था। इस बैटल में कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों को अच्छा समर्थन मिलेगा। जी, हरियाणा क्योंकि जाट बहुल क्षेत्र है, किसान बहुल क्षेत्र है, उसमें आप जो आजकल राजनीति का नया ट्रेंड है, या मैं यूँ कहूँ कि पुराना ट्रेंड है, उसको बार बार सामने रखा जाता है, जाट वर्सेस नॉन जाट। तो इस राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आप हरियाणा की क्या समीकरण देखते हैं? मैं समझता हूँ कि मैंने कभी इस प्रकार की राजनीति की तरफ ध्यान नहीं दिया है, ना कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हम सबको साथ लेके चलने की विचारधारा में हम विश्वास रखते हैं और उसी विचारधारा के आधार पे हम आगे बढ़ते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। जी दीपेंद्र, दो बड़े मुद्दे आपके जो हुड्डा साहब, सीनियर हुड्डा साहब हैं, आपकी सरकार है उसके कार्यकाल में छाए रहे। एक था लैंड यूज़ का मुद्दा, जिसको विपक्ष ने बहुत भुनाया और कहा कि बड़ी सारी ज़मीनें जो हैं उसका अधिग्रहण किया गया, ठीक तरीके से नहीं हुआ वो। और दूसरा खाप पंचायत का मुद्दा। इन दोनों का कोई असर आपको दिखता है आने वाले चुनावों में, क्योंकि विपक्ष इसको उठाएगा और भुनाने की कोशिश करेगा? देखिए, विपक्ष बहुत से मुद्दे उठा सकता है। विपक्ष की इस देश में, प्रजातंत्र में यही एक हमारी खूबी है कि विपक्ष अपनी बात रख सकता है, आरोप लगा सकता है, मगर लोगों को सच पता है, लोगों को हर बात की सच पता है। और लोग ये जानते हैं कि जिस ईमानदारी की नीयत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने काम करने का, कि जिस भावना से उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ कि लोगों को सारी बात हर चीज़ में पता है। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी क्या नीयत है, उनके बारे में भी लोगों को पता है। जी, लैंड यूज़ को लेकर बहुत सारी बातें उठी, बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं उस दिन हुड्डा साहब के, सीनियर हुड्डा साहब के साथ भी था। उन्होंने कहा कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लगता है गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र में कुछ ऐसा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए? ये कहना, ये सारी चीज़ें कहना बहुत आसान है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो है, जो गुड़गांव का कहते हैं लैंड यूज़ गुड़गांव में या काफ़ी हुआ, मैं कहना चाहता हूँ क्या अहमदाबाद में नहीं हुआ, क्या मुंबई में नहीं हुआ, क्या कलकत्ता में नहीं हुआ, क्या दिल्ली में नहीं हुआ, क्या चंडीगढ़ में नहीं हुआ, क्या इस दुनिया का कोई भी ऐसा शहर है, बीजिंग में नहीं हुआ, क्या लंदन में नहीं हुआ? जहाँ भी शहरीकरण बढ़ेगा वहाँ पे लैंड यूज़ तो या हम फैसला कर लें कि हमें अपने शहरों को बढ़ते हुए नहीं करना और हम अपना गाँव ही रखने और कोई खेत हम मैं समझता हूँ कि वो फैसला तो मानव जाति कर नहीं रही। मानव जाति तो शहरों में आ रही है, हमारे आपके पूर्वज कहीं ना कहीं किसी गांव से आ रहे हैं। जी, खाप पंचायत, क्योंकि आरोप ये लगते रहे हैं और अभी भी लगते रहे हैं, आगे विपक्ष कहता रहा है कि अगर हुड्डा सरकार ने समर्थन नहीं किया खाप पंचायत के कुछ फैसलों का, लेकिन ओपनली उसको कभी अपोज भी नहीं किया। बहुत सी खाप पंचायतें अच्छा काम करती हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है वो अच्छा काम करती हैं, और वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको गलत कैसे बताएं? अगर मगर कहीं किसी खाप पंचायत या खाप पंचायत से जुड़े हुए व्यक्ति विशेष ने कोई, मेरी जानकारी में बहुत कम ऐसे कोई बात आती है, मगर कहीं अगर आया है तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि पूरी एक प्रणाली को एक नज़र से देखना सही नहीं है। जी, चलिए हम ये हरियाणा की राजनीति से अगर बाहर निकलें, राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, तो राहुल गांधी की आप कोर टीम के सदस्य हैं, या फिर मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि झंडा बरदार हैं कांग्रेस की जो अगली पीढ़ी है उसके, आपका नाम लिया जाता है, सचिन पायलट का नाम लिया जाता है, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। उस लिहाज से आप राष्ट्रीय राजनीति में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन अभी बस शुरू होने वाले हैं? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक मंथन के दौर से गुजर रही है और एक नया नेतृत्व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का उभर के सामने आ रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और मेरा ये मानना है कि इस मंथन से कांग्रेस मजबूत होके निकलेगी। जी, हरियाणा नंबर 1, अगर फिर से लोग आपको चुनते हैं, फिर से आपको मौका देते हैं, तो नंबर 1 के बाद क्या? मैं समझता हूँ कि विकास की प्रक्रिया निरंतर है, काम करने की प्रक्रिया निरंतर है। उसी विकास की प्रक्रिया और काम करने की प्रक्रिया से मैं समझता हूँ को प्रक्रिया को आगे लेके जाना मैं समझता हूँ एक चुनौती रहेगी, और हम सब मिलके
कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रयास करेंगे कि उस चुनौती पे की कसौटी पे पूरा उतरे। जी, बड़ा चैलेंज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या हरियाणा में किसको देख रहे हैं? बीजेपी, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और बहुत जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं। मैं इन दोनों दलों में से या तीनों दलों में से किसी को बड़ी चुनौती नहीं मानता। जी, इस चीज़ों का असर नहीं देखते दिल्ली की राजनीति में जो कुछ हुआ? मैंने कहा कि मैं इन तीनों दलों में, जो हमारे विपक्षी पार्टियां हरियाणा के अंदर, इन तीनों दलों में से किसी को भी मैं बड़ी चुनौती नहीं मानता। मुद्दा क्या मानते हैं इन तीनों चारों? मैं समझता हूं कि इन तीनों की जो पोल है वो लोगों के सामने खुल चुकी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकटों की बोली लगा के सबसे ऊंची बोली वाले देने को टिकट देने का काम किया हरियाणा के अंदर, उस प्रकार की राजनीतिक भ्रष्टाचार और राजनीति में गिरावट आज से पहले किसी पार्टी ने नहीं दिखाई लोगों के आगे। तो लोगों को पता चला है जो पार्टी अपनी टिकटें बेच सकती है वो पार्टी देश के हितों को बेचने में कितना समय लगाएगी, लोगों को सोचना है। दूसरी ओर इनेलो है, INLD, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार और लूट खसूट की राजनीति में लिप्त रहा है, हरियाणा के लोगों को पे अत्याचार करने में और अपराधीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने में उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो उस ट्रैक रिकॉर्ड को वो किस तरीके से बदल पाएंगे, लोगों को समझना है। तीसरी पार्टी हमारी जो आम आदमी पार्टी है, उनका सारा कार्यकाल लोगों ने देखा, जिस तरीके से सरकार चलाने का ढोंग किया और ना चला के भागने का काम उन्होंने किया। तो लोगों ने उनकी नीयत को, उनकी मंशा को देखा है। बड़ी बड़ी बातें बोलना और कुछ नहीं करना, ये उनकी एक प्रणाली रही है। तो इन सभी पार्टियों की पोल मैं समझता हूँ लोगों के सामने खुल चुकी है और इस चुनाव में इन पार्टियों का कोई, मैं समझता हूँ कि कोई बेस नहीं बनने वाला। एक कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, मोदी वेव के जरिए हम FM पे सुने, TV पे सुने, पेपर में देखें, उसमें एक हैप्पी फीलिंग देने की बात कर रही है कि एक आदमी अगर सरकार बना लेगा तो सब कुछ बदलने वाला है। कुछ इस तरीके से कि जो विकास की वेव है वो एक आदमी से शुरू होती है और शायद वही अब एक जरिया बचा है अगर आपको विकास चाहिए तो। मैं समझता हूँ कि ये बात कही जा रही है, मगर अंततः मुझे लगता है कि लोग इस बात पे विचार करने के बाद, इस बात को बारीकी से देखने के बाद इस नतीजे पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इस देश में, देश को जो व्यवस्था आगे लेके जा सकती है, जो विचारधारा आगे लेके जा सकती है, वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जिसमें सबको, सभी धर्मों जातियों के लोगों को साथ लेके विकास की तरफ बढ़ने की सोच है। और दूरदर्शिता, हर मुद्दे को दूरदर्शिता के आधार पे हर मुद्दे का फैसला करने की सोच कांग्रेस पार्टी में है और उसी मैं समझता हूँ जो है सोच पे, उस विचारधारा पे लोगों का विश्वास बना रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपेंद्र हमारे साथ बात करने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं, ना सिर्फ चुनावों के लिए बल्कि आप जल्दी से स्वस्थ हों और वापस जो आप अपना दायित्व बता रहे हैं लोगों की सेवा, उसमें वापस पहुंचे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो दीपेंद्र हुड्डा से आपने बातचीत हमारी सुनी, हमारी इस खास पेशकश में। फिलहाल के लिए इतना ही, हम आगे फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ, किसी बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।